झारखंड के जिस चाईबासा जिले में चारा घोटाले का सबसे ज़्यादा पैसा निकला था, उस चाईबासा जिले का जिलाधिकारी साल 1990 से लेकर के 1995 तक राजबाला वर्मा हुआ करती थी। जब सीबीआई ने इस चारा घोटाले का केस अपने हाथ में लिया था 1997 में, तब सीबीआई ने वहाँ के डीएम राजबाला वर्मा को कई सारे नोटिस भेजा था जांच के लिए, लेकिन उन नोटिसों में से एक का भी कभी भी चाईबाला वर्मा ने नहीं जवाब दिया। राजबाला वर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया था। 2003 से लेकर के 2014 के बीच जब ये झारखंड में नौकरी कर रही थी, तब भी राजबाला वर्मा के खिलाफ झारखंड सरकार के मुख्य सचिव ने कई सारे नोटिस सर्व किए थे, लेकिन उसका भी कहीं कोई जवाब उन्होंने कभी नहीं दिया। अपने जीवन में इन्हें 23 पूरे सर्विस जीवन में 23 नोटिस सर्व किए गए हैं, लेकिन एक का भी इन्होंने कभी भी जवाब नहीं दिया अपने पूरे सरकारी जीवन में नौकरी करते हुए। जबकि नियम ये कहता है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी लगातार 3 बार किसी सरकारी नोटिस का जवाब नहीं देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाना चाहिए, सस्पेंड किया जा सकता है उसे, लेकिन इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। चारा घोटाले में भी ये साफ साफ फंसती हुई दिख रही थी हर किसी को, लेकिन उनका कोई आज तक बाल बाका नहीं उखाड़ पाया है। और अंततः फरवरी 2018 में वो झारखंड की भाजपा सरकार की रघुवर प्रसाद जब मुख्यमंत्री थे, तो उनके मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुई है 2018 के फरवरी में। ये इनके पति भाजपा से 2 बार का विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं झारखंड में ही। दोनों बार ये चुनाव हार जाते हैं, लेकिन हार जाने के बाद भी इनके पति को मोदी सरकार ने साल 2022 में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का नॉन ऑफिशियल स्वतंत्र इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया। ये भी एक नया पद है। बड़ा विचित्र है इनका कैरेक्टर। जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे तो ये लालू यादव के सबसे करीबी आईएएस अधिकारियों में से एक हुआ करते थे। फिर जब झारखंड अलग हो गया, झारखंड अलग राज्य बन गया और झारखंड में भाजपा का राज शुरू हुआ, तो ये और इनके पति दोनों झारखंड के भाजपा सरकार के सबसे प्रिय अधिकारियों में से एक गिने जाने लगे। दोनों झारखंड सरकार के मुख्य सचिव के पद तक पहुंचते हैं, नौकरी करते हैं, 2-2 साल 3-3 साल दोनों मुख्य सचिव के पद तक रहते हैं और उसके बाद फिर रिटायर हो जाते हैं। लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि जब लालू यादव चारा घोटाला में पहली बार जेल जा रहे थे, अरेस्ट हुए थे 1997 में, तब ये फूट कर रही थी और फिर यही भाजपा की झारखंड सरकार की मुख्य सचिव भी बन जाती है, जो कि जिस लालू यादव के मुख्य दुश्मन है भाजपा, सबसे ज़्यादा कट्टर विरोधी है भाजपा, उसी के जाकर के मुख्य सचिव बन जाती है। और इनके पति 2 बार भाजपा की टिकट पर झारखंड में झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ जाते हैं। क्या ये और इनके पति भाजपा के वॉशिंग मशीन में जाकर के धुल गई थी, या फिर कोई और गुत्थी है इनके जीवन का जो ये अंतःविरोध सुलझा सकता है? सब गुत्थी को सुलझाएगा आज न्यूज हंटर इस वीडियो में। राजबाला वर्मा 1983 बैच की आईएएस अधिकारी है। इन्होंने शादी भी किया झारखंड के ही एक दूसरे आईएएस अधिकारी से, ज्योति भ्रभर तुबीद से। ज्योति भ्रभर तुबीद बड़ी शख्सियत थे। इनके पिता समासरन तुबीद स्वतंत्रता सेनानी भी थे और बिहार के कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके थे। ये यानी कि इनके पिताजी खुदीराम बोस जैसे बंदूक पिस्तौल वाले क्रांतिकारी के साथ भी काम कर चुके थे, महात्मा गांधी जैसे अहिंसक के साथ भी काम कर चुके थे और विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी ये हिस्सा ले चुके थे। उनके करीबी थे ये। मतलब जब जैसी ज़रूरत हो वैसा काम किया जाए, उसकी वैसे ही जगह बनाई जाए। विचारधारा महत्वपूर्ण नहीं है, कम से कम इनके पारिवारिक जीवन में, और आगे भी चल करके बेटे और बहू के जीवन में भी यही लक्षण आपको मिलेंगे जब इनको सही से एनालाइज करेंगे। और यही हम आज इस वीडियो में आपको करने में मदद करेंगे। इनके पिता समासरन तुबीद को जब कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव 1952 में टिकट नहीं दिया था चुनाव लड़ने के लिए, तो ये चाईबासा से के चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ गए। हार गए थे वो, लेकिन निर्दलीय लड़ते हुए दूसरे नंबर पर रहे थे। और चूंकि दूसरे नंबर पर रहे थे, इसलिए इनकी ताकत का अंदाजा कांग्रेस को पता था, इसलिए कांग्रेस ने इनको अपने साथ मिला लिया। और उसके ऊपर से विनोबा भावे का इनके छत्रछाया था, इनके ये करीबी थे। तो 2 साल के भीतर 1954 में कांग्रेस ने इन्हें बिहार विधान परिषद में मनोनीत करके भेज दिया।
सत्ता के करीब। इन्होंने अपनी पैठ ऐसी बनाई सरकार के अंदर कि 1961 आते आते इन्हें बिहार सरकार में मंत्री बना दिया गया, पंचायती राज मंत्री का जगह इन्हें दिया गया। ये बिहार के पहले आदिवासी मंत्री थे। उसके बाद 1969 में इन्हें बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी मनोनीत कर दिया गया, जब वो कहीं से चुनाव नहीं लड़े, कहीं नहीं जीते। तो 2018 में इनका निधन हो चुका है। इनके बेटे ज्योति भ्रभर तुबिद बिहार के पहले आईएएस अधिकारी है, यानी कि पिता पहले आईएएस मंत्री और बेटा पहले आईएएस अधिकारी थे। और चारा घोटाले में जिस आईएएस अधिकारी का नाम आया राजबाला वर्मा का, वो इन्हीं की बहू थी, अभी भी है। अब इस पति और ससुर के विरासत वाले रसूख के कारण राजबाला वर्मा द्वारा चारा घोटाले में जेल जाने से बच गई, या फिर अपने समय के अनुसार पलटी मारने की क्षमता के कारण ये बच गई, ये तो तभी पता चलेगा जब आप इनका जीवन का, इनके पूरे सर्विस जीवन का पूरा टाइमलाइन को सही से समझिएगा, सही से खंगालिएगा। तो आज न्यूज़ हंटर पर इनका टाइमलाइन को ही हम थोड़ा अच्छे से तसल्ली से समझते हैं, तब आपको भी सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे ये हमेशा सत्ता के करीब रह जाते हैं, चाहे भाजपा हो चाहे लालू हो। तो कहानी शुरू होती है साल 1983 में। साल 1983 में राजबाला वर्मा आईएएस अधिकारी बनती है। आईएएस अधिकारी 1983 की बैच की है। उसी 1983 के बैच में बिहार के पहले आईएएस अधिकारी ज्योति भ्रभर तुबिद भी ट्रेनिंग ले रहे थे, उसी सेम ट्रेनिंग सेंटर में। ट्रेनिंग के दौरान ही भ्रभर तुबिद और राजबाला वर्मा के बीच प्यार हो जाता है, जैसा कि बहुत सारे आईएएस अधिकारियों के बीच में हुआ। टीना ढाबी वगैरह का बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो इनको भी प्यार हुआ। और फिर बाद में इन दोनों ने शादी भी कर ली और झारखंड शिफ्ट हो गए दोनों। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद राजबाला वर्मा पहले जूनियर एसडीओ बनी, और फिर जैसे ही लालू यादव बिहार में मुख्यमंत्री बने वैसे ही इनका प्रमोशन हो गया। 10 मार्च को लालू यादव मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं और 1 अप्रैल यानी कि 1 महीने के भीतर राजबाला वर्मा को चाईबासा का डीएम बना करके चाईबासा भेज देता है। सबसे पहला सवाल इनके जीवन का, इनके सर्विस जीवन का यहीं से शुरू होता है। सवाल ये है कि राजबाला वर्मा को चाईबासा में पोस्टिंग कैसे हो सकती है, जब उनके पति का घर चाईबासा के सिकुरसाई में ही है, तो फिर इनको वहाँ पोस्टिंग कैसे मिल सकती है, गृह जिला में कैसे मिल सकती है। इसके अलावा इनके ससुर भी जो थे वो चक्रधरपुर से, जहाँ से विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़े थे, वो भी चाईबासा जिले में ही पड़ता है। और सर्विस नियम के अनुसार किसी भी आईएएस अधिकारी का पोस्टिंग उसके गृह जिला में नहीं हो सकता है। एक बात और याद रखिएगा कि ये वही चाईबासा है जहां से सरकारी बैंक खाते से चारा घोटाला का सबसे ज़्यादा पैसा निकलेगा आगे चल करके, जब ये सर्विस कर रही होगी 1990 से लेकर के 1995 के दौरान, जहां से चारा घोटाला का भंडाफोड़ भी सबसे पहली बार इसी चाईबासा से किया जाएगा। इसलिए इसे ध्यान रखिएगा, इन सबको कनेक्ट कीजिएगा। राजबाला वर्मा 1990 से लेकर 1995 तक लगातार चाईबासा में डीएम बने रहे। अक्सर अमूमन होता नहीं है कि 5 साल तक कोई भी एक अधिकारी एक ही जगह पे डीएम 5 साल तक रह जाए। इसके बाद फिर आया साल 1995 का, बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव में चुनाव आयोग ने इनकी पोस्टिंग जो थी वो गया जिले में कर दी। इन्होंने लालू यादव के पक्ष में इतना धांधली करवाया उस इलेक्शन के दौरान कि अंत होते होते चुनाव आयोग ने राजबाला वर्मा को भविष्य में किसी भी चुनाव में किसी भी चुनावी ड्यूटी पर लगाने से प्रतिबंधित कर दिया। मतलब चुनाव आयोग की नज़र में राजबाला वर्मा चुनाव करवाने के लायक ही नहीं है। ये एक तरफा किसी के पक्ष में वोट करवा रहे थे, यानी कि लालू यादव के पक्ष में वोट करवा रहे थे। उस चुनाव के बाद इन्हें लालू सरकार ने इनाम दिया और मुजफ्फरपुर का डीएम इन्हें बना दिया गया। यही वो समय था जब चारा घोटाला का एक्सपोज होना शुरू हो गया था 1995 के चुनाव के बाद। जब चुनाव के बाद लालू यादव फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे तो उनके विरोधी काफ़ी एक्टिव हो गए थे। 27 जनवरी 1996 को चाईबासा के डिप्टी कमिश्नर अमित खरे ने चाईबासा के पशुपालन विभाग के ऑफिस में सारे कागज की जांच की और चारा घोटाले का सारा सच सामने आ गया, सारा कागजात पब्लिक हो गया। संभवतः अगर राजबाला वर्मा चाईबासा की डीएम उस समय भी होती तो शायद वो चाईबासा का चारा घोटाला उजागर उस समय कम से कम नहीं होता, शायद कुछ दिनों तक टाला जा सकता था, क्योंकि उनके डीएम रहते तो ये वो होने नहीं देती। लालू के करीबी थी वो। लेकिन अब चारा घोटाला उजागर हो चुका था। मार्च में पटना उच्च न्यायालय ने इस केस को सीबीआई को देने का फैसला सुनाया और अप्रैल खत्म होते होते
लालू यादव ने जल्दी जल्दी चाईबासा के पूर्व डीएम राजबाला वर्मा को पटना का डीएम बुला करके पटना बुला लिया मुजफ्फरपुर से, ताकि सीएम के डायरेक्ट लालू यादव के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे, उनके निगाह के सामने रहे, कोई वो गलती ना कर पाए, क्योंकि इन्वॉल्व थी डायरेक्टली वो सीबीआई के जांच में। जितना हो सके ये अड़ंगा लगाने में, रोड़ा पैदा करने में मदद कर सकती थी लालू यादव को। जो भी लोग इनके विरोधी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें ढंग से, अच्छे ढंग से मैनेज कर सकती थी, डील कर सकती थी। ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसके कारण उन्हें पटना बुला लिया गया। अगर आपको नौकरशाही और नेताओं के गठजोड़ का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है, तो आप थोड़ा सा भी अंदाजा अगर आपको है तो आप समझ जाएंगे कि जब किसी अधिकारी को किसी प्रदेश की राजधानी का डीएम बनाया जाता है तो उसका क्या मतलब होता है और कैसे कोई बनता है। यूं ही नहीं बन जाता है। सीधा सा मतलब होता है कि डीएम राजबाला वर्मा मुख्यमंत्री लालू यादव के काफ़ी चहेती थी, काफ़ी करीबी थी। इसके बाद खेल शुरू हुआ सीबीआई के जांच में पटना प्रशासन द्वारा हर तरह से बाधा पहुंचाने का लालू सरकार का प्रयास, और ये खेल लंबा चलता है। इस प्रयास के दौरान सीबीआई कई बार विधायकों और मंत्रियों की शिकायत लेकर के पटना उच्च न्यायालय में भी गई, गिड़गिड़ाने के लिए कि यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक हमें अपना काम नहीं करने दे रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि बिहार विधानसभा में सीबीआई के ऑफिसर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी लाया गया, और ये इनके एमएलए वगैरह के द्वारा कहा गया कि सीबीआई के अधिकारी बायस्ड होकर के सारा काम कर रहे हैं। इसी दौरान 28 अप्रैल 1997 को एक घटना घटी जिसकी गूंजे दिल्ली के संसद भवन तक पहुंची। लालू सरकार सीबीआई की जांच में रोड़ा अटकाने की बार बार कोशिश कर रहा था, तो उस कोशिश के खिलाफ नीतीश कुमार और उनके सहयोगी जो साथ में उनके साथ थे, चाहे वो भाजपा के हों, सब लोगों ने मिलकर के पटना में एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। प्रोटेस्ट मार्च के बीच में ही नीतीश कुमार को डाक बंगला चौराहा से अरेस्ट कर लिया पटना पुलिस ने, पटना के डीएम के आदेश पे, और उस समय डीएम भी यही वर्मा ही थी। और उसके बाद उन्हें कोतवाली, जो पटना की कोतवाली है, वहाँ पे कुछ समय के लिए रखा गया और उसके बाद फिर उन्हें छोड़ दिया गया। नियम के अनुसार अगर कहीं का भी प्रशासन किसी भी केंद्र सरकार के मंत्री या फिर किसी सांसद को भी पकड़ता है कितना भी देर के लिए, तो उस घटना की पूरी जानकारी 24 घंटे के भीतर लोकसभा को पहुंचाना वहां के स्थानीय प्रशासन, मतलब कि वहां के डीएम की जिम्मेदारी होती है। जब नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया गया था तब पटना की डीएम थी वही राजबाला वर्मा। राजबाला वर्मा ने नीतीश कुमार की गिरफ्तार करने की रिपोर्ट लोकसभा को अगले 24 घंटे तो छोड़ दीजिए, 48 घंटे में भी नहीं पहुंचाए, बल्कि 72 घंटे के बाद 1 मई को वो रिपोर्ट लोकसभा को दिया। 28 तारीख को घटना घटी और 3 दिन के बाद 1 मई को रिपोर्ट दिया गया। इसके बाद 7 मई को नीतीश कुमार ने संसद भवन के अंदर, लोकसभा के अंदर हल्ला मचा दिया जब उन्हें यह पता चला कि इतना लेट दिया गया है रिपोर्ट, और उसके ऊपर एक और कारण था, और पटना के डीएम के खिलाफ वो कार्रवाई करने की मांग करने लगे, उसके ऊपर अड़ गए लोकसभा के अंदर। नीतीश कुमार ने यह भी दावा किया उस मांग में कि पटना के डीएम राजबाला वर्मा ने लोकसभा को झूठ बोला है कि पुलिस के हिरासत से छूटने के लिए नीतीश कुमार ने पुलिस के साथ एक शर्ताना बॉन्ड भरा है। बॉन्ड भरा जाता है जब आप किसी को छोड़ रहे होते हैं, पुलिस छोड़ती है तो अमूमन भरती है पैसा लेकर के। नीतीश कुमार ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि अगर उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी पुलिस को बॉन्ड भर के दिया है तो वो संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे देंगे अगर वो झूठ बोल रहे हो तो। इतना हो हल्ला होने के बाद लोकसभा में एनडीए के साथ साथ अन्य जो दल थे, जो नीतीश कुमार एनडीए के विरोधी थे, उन दलों के कई नेताओं ने, चंद्रशेखर जैसे कई नेताओं ने नीतीश कुमार का समर्थन किया, उनके समर्थन में आ गए। पटना के डीएम राजबाला वर्मा के खिलाफ लोकसभा में प्रिविलेज मोशन लाया गया और उस समय कुछ आरजेडी के नेताओं ने उसका विरोध किया था। मोशन लाया गया ताकि उस डीएम के ऊपर कार्रवाई किया जाए। 7 मई को प्रिविलेज मोशन लाया गया और दिसंबर 1997 में लालू सरकार ने राजबाला वर्मा का प्रमोशन करके कृषि विभाग का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। इसके बाद राजबाला वर्मा अलग झारखंड राज्य बनने तक पटना में ही टिकी रहती है, कहीं नहीं जाती है, लगातार यहीं रहती है। यानी कि 90 से 95 तक वो चाईबासा अपने गृह जिला में रहती है, जो कि गलत था। उसके बाद फिर वो पटना आती है तो पटना में ही टिकी रह जाती है। 1997 से लेकर के 96 से लेकर के लगातार वो रहती है 2000 तक। जब झारखंड अलग होता है तभी वो जाती है, नौकरी यहीं करते रह जाती है, जब तक कि लालू और राबड़ी की सरकार बिहार में रहती है।
जब साल 2000 में झारखंड अलग हुआ, अलग राज्य बन गया, तो राजबाला वर्मा झारखंड चली गई। झारखंड में झारखंड की पहली भाजपा सरकार ने इन्हें 25 नवंबर 2000 को आदिवासी विभाग का कमिश्नर बना दिया। इनके पति भी जो IAS अधिकारी थे, जिनसे इनको प्रेम हुआ था ट्रेनिंग के दौरान ही, वो भी पहले से ही झारखंड में पोस्टेड थे। उनका झारखंड में घर भी था चाईबासा के अंदर, इसलिए ये झारखंड में शिफ्ट हो गई, वहाँ चली गई। अब इन्हें भी पता था कि बिहार में लालू राज का तो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है स्थिति, इसलिए सही समय पे ये झारखंड चली गई, क्योंकि झारखंड जाकर के झारखंड की भाजपा सरकार के साथ ये धीरे धीरे मधुर संबंध बनाने का प्रयास करना शुरू कर देती है। 2010 में जब इनके पति ज्योति भवर तुबीद प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, तो राजबाला वर्मा को होम सेक्रेटरी बना दिया गया झारखंड सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा, NDA सरकार द्वारा। इसके बाद इनके पति झारखंड के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव बन गए। फिर 2014 में इनके पति नौकरी से त्याग पत्र दे दिए, लगभग 4 साल पहले त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद भाजपा के टिकट पर चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से ही वो चुनाव लड़ गए, पर चुनाव हार गए। ध्यान रखिएगा, ये वही चाईबासा है जहां चारा घोटाला हुआ था, जहां से चारा घोटाला का पूरा एक्सपोज हुआ था, और यहाँ इनकी पत्नी राजबाला वर्मा उस चारा घोटाले के टाइम पे पोस्टेड थी। 1990 से लेकर 1995 तक वहाँ की DM थी। इन्हें चुनाव हराया झारखंड मुक्ति मोर्चा के साधारण से उम्मीदवार दीपक बरुआ ने, और वो भी 1-2 हज़ार वोट से नहीं हराया था, बल्कि 34,000 से अधिक वोटों से इन्हें चुनाव हरा दिया दीपक बरुआ ने। एक पूर्व IAS अधिकारी को, एक पूर्व मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्य सचिव को एक साधारण आदमी ने हरा दिया चुनाव। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी भाजपा में इनकी इज्जत कम नहीं हुई, प्रतिष्ठा इनका कम नहीं हुआ। उसके बाद इनको झारखंड का भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बना दिया गया, और विधायक बनने की आगे भी जो इनकी चाह थी, उसके कारण ये अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार एक्टिव रहे, घूमते रहे। फिर उसके बाद 2019 में झारखंड का विधानसभा चुनाव फिर से आया, और उस चुनाव में फिर से ये भाजपा के लिए से टिकट लेने का प्रयास करने लगे। भाजपा ने इनके ऊपर फिर से भरोसा जताया और इन्हें टिकट दिया। हालांकि स्थानीय जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, मतलब कि जो चाईबासा के भाजपा कार्यकर्ता थे, वो इन्हें टिकट देने का विरोध कर रहे थे। लेकिन अंततः भाजपा की चौथी लिस्ट जब निकली, तो उसमें इन्हीं को टिकट दिया गया, तुबीद को ही टिकट दे दिया गया। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट दिया गया इन्हें। लेकिन इस बार भी वो फिर से चुनाव हार गए, और इस बार फिर से वो चुनाव हारे उसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उसी उम्मीदवार दीपक बरुआ से, और वो भी फिर से चुनाव जो हारे हैं ये 26,019 वोट से हारे हैं। इस बार तो पति पत्नी दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, पूरा चुनाव का मैनेजमेंट पति पत्नी दोनों मिलकर कर रहे थे, क्योंकि राजबाला वर्मा भी फरवरी 2018 में झारखंड के मुख्य सचिव के पद से रिटायर हो चुके थे, और अपने पति का पूरा चुनाव में पूरा साथ लड़ने में दिया था। लेकिन दोनों अफसरों का जो जुगलबंदी था चुनाव लड़ने में, वो काम नहीं आ पाया, और दीपक बरुआ लगातार तीसरी बार चुनाव जीत गए, और ज्योति भवर तुबीद लगातार दूसरी बार चुनाव हार चुके थे। इस हार में एक बड़ा कारण ये था कि इनके बेटे का नाम के साथ, यानी कि उनका बेटे का नाम का सरनेम जो था वो वर्मा टाइटल लगा हुआ था। इन्होंने अपनी पत्नी के टाइटल के आधार पर, जो होता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, पत्नी के नाम पे, पत्नी के टाइटल के नाम पे अपने बेटे का नाम वर्मा लगा दिया था। लेकिन झारखंड का आदिवासी समाज ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि ये आदिवासी पहचान को खोना चाहते हैं, आदिवासी पहचान से इनको कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इन्होंने वर्मा टाइटल लगाया है। कुछ लोगों ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि ये क्रिश्चियन है, कुछ लोगों ने कहा कि ये हिंदुत्वकरण अपना कर चुके हैं, ये हिंदू बन चुके हैं, इसलिए इनको वोट नहीं दिया जाएगा। और बेटे का टाइटल इसीलिए इन्होंने बदला है, इसलिए ज़्यादातर आदिवासियों ने इनको वोट नहीं किया और ये चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव तो इनके पिताजी भी कई बार हारे थे, वो भी कभी चुनाव नहीं जीत पाए थे। लेकिन उसके बावजूद बिहार विधानसभा के विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हुए। वो चुनाव हारने के बाद भी, वो भी 2 साल के भीतर 1954 में, उसके बाद 1961 में वो बिहार सरकार के मंत्री बनते हैं, पहले आदिवासी मंत्री ज्योति भवर बुनीद के पिताजी और राजबाला वर्मा के ससुर जी। जैसे इनके पिताजी चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस सरकार में मंत्री बन गए थे, वैसे ही बेटा ज्योति भवर तुबीद लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद साल 2022 में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का नॉन ऑफिशियल स्वतंत्र डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिए जाते हैं मोदी सरकार के द्वारा। मतलब एक जबरदस्ती का पोस्ट क्रिएट किया गया इनके लिए, इनके पति के लिए। इतने रसूख वाले थे ये। मतलब जब ये लालू के साथ थे
तब लालू यादव के सबसे चहेते थे। जब ये भाजपा के साथ हो गए झारखंड में जाकर के, तो भाजपा के चहेते हो गए, मोदी के चहेते हो गए। और सबसे पहले इनके पिताजी कांग्रेस के साथ रहे, क्योंकि पिताजी के दौर में कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा में कांग्रेस का राज हुआ करता था। मतलब साफ है कि इनका परिवार हमेशा सिर्फ सत्ता के साथ रहा है, कोई विचारधारा मतलब नहीं रखता है इनके लिए। जब बिहार झारखंड एक था तब लालू यादव की तूती बोलती थी, तब ये लालू के साथ थे, उनके साथ चारा घोटाला में भी संलिप्त, ऐसा आरोप लगता है। जब झारखंड अलग हुआ तो भाजपा के करीबी हो गए, इसलिए करीबी हो गए क्योंकि भाजपा का एक छत्र राज रहा झारखंड बनने के बाद एक लंबे समय तक। झारखंड 2000 में बना और 2018 तक, 2000 से लेकर के 2018 तक राजबाला वर्मा वहाँ पे काम करती है। और उस 18 सालों के दौरान झारखंड में 2 साल को अगर आप छोड़ दीजिए, जब एक बार 150 दिनों के लिए, एक बार 150 दिनों के लिए शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर 1 साल के आसपास उनके बेटे बनते हैं, उसको छोड़ दीजिए तो सारे मुख्यमंत्री वहाँ पे एनडीए के बने हैं या भाजपा के बने हैं, यानी कि पूरा भाजपा का पूरा दबदबा रहा है। तो ये बड़ी आसानी से भाजपा के साथ रहे, यानी कि भाजपा के सत्ता के करीब रहे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये राजबाला वर्मा चारा घोटाले में फंसने से बच कैसे गई। जब चारा घोटाला में 1997 में पहली बार सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी हुई थी, तब लालू यादव की गिरफ्तारी से पहले ही बिहार सरकार के 5 अधिकारी गिरफ्तार हो चुके थे। लेकिन इसमें चाईबासा के डीएम राजबाला वर्मा कैसे बच गई? उन्हीं के जिले में तो सबसे ज़्यादा चारा घोटाला का पैसा निकाला गया था सरकारी अकाउंट से। उन्हीं के जिले से तो इस घोटाले का पूरा भंडाफोड़, सारा कागजात तो वहीं से मिला था सबसे पहली बार। फिर भी ये कैसे बच गई? सीबीआई समेत सरकार के कई विभागों ने इन्हें कुल 23 नोटिस भेज चुके हैं इनके पूरे सर्विस कैरियर में, लेकिन उन्होंने एक भी नोटिस तक का जवाब नहीं दिया और उसके बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कहाँ से रसूखी आया है इनके पास? चाईबासा के डीएम राजबाला वर्मा की चारा घोटाले में संलिप्तता पर सवाल तब तक उठता रहा है जब लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाला में कोई भी कार्रवाई किया गया है। लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि राजबाला वर्मा के खिलाफ भी कोई भी छोटा मोटा भी कार्रवाई हो। इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई तब भी नहीं हुआ जब इन्होंने गलत ढंग से 28 अप्रैल 1997 को नीतीश कुमार को पटना में गिरफ्तार किया और उसके बाद फिर देश की संसद लोकसभा को गलत रिपोर्ट दिया, झूठा रिपोर्ट दिया, तब भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत खानदानी अमीर है, बहुत पैसे वाले हैं। इनके पति का जो ऑफिशियल है वो यही है। इनके पति जब आखिरी बार 2019 में झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब इन्होंने जो चुनाव आयोग को अपना संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है, उसके अनुसार इनके पास मात्र 3,31,39,444 रुपए की संपत्ति है और उसमें 29,000 रुपए का लोन भी है। फिर आखिर ये बच कैसे जाती है? न संपत्ति है, न रसूख है, किस आधार पर बच जाती है बार बार ये? जब फरवरी 2018 में ये रघुवर सरकार के मुख्य सचिव के पद से रिटायर हो रही थी, तब तक झारखंड में कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ भाजपा के नेता सरयू राय भी इस मामले में झारखंड विधानसभा में कई बार ये सवाल उठा चुके हैं कि इस राजबाला वर्मा के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। एक्शन के नाम पे सिर्फ इतना हुआ कि रघुवर सरकार ने राजबाला वर्मा के खिलाफ एक सो कॉज नोटिस जारी किया। लालू को जेल हो गया 97 में और इनको 2018 में सो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है। और जबकि कांग्रेस उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का भी मामला केस चलाने की मांग कर रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बाद में नोटिस का, यही एक नोटिस का उन्होंने जवाब दिया है। नोटिस का रिटायर होते होते उन्होंने जवाब दिया और जवाब में राजबाला वर्मा ने ये कहा कि वो रोज रोज अपने, जब वो डीएम थी तो वो रोज रोज अपने जिले का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो डायरी होता है, वर्कबुक होता है, वो चेक नहीं करती थी। तो जो भी गड़बड़ी हुआ था वो चाईबासा जिले का जो ट्रेजरी ऑफिसर था उसने शायद किया होगा, उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि डीएम रोज रोज नहीं, कम से कम महीने में तो एक बार चेक करेगी ट्रेजरी को कि कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है। लेकिन ये घोटाला तो 1.5 साल तक चला है, लगातार चला है 1900, और इसकी सारी रिपोर्ट आई है। तो क्या 1.5 साल तक वहाँ की डीएम अपने ज़िले का अकाउंट चेक तक नहीं करती है कि कितना पैसा निकल रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है? ये देखने का एक बार प्रयास भी नहीं करती है। और अगर नहीं देखती है तो फिर किस बात की डीएम है, किस बात की वो नौकरी कर रही है, जब अपने ज़िले में कहाँ क्या खर्चा हो रहा है, किधर से पैसा आ रहा है, किधर से पैसा जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ये देख नहीं सकती, चेक तक नहीं कर सकती है। तो
क्या करने के लिए वो डीएम बनी हुई थी? ऐसे कई सवाल थे जिसमें चाईबासा की डीएम राजबाला वर्मा फंस रही थी। लेकिन इन सारे सवालों के बावजूद आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके पहले बाबूलाल मरांडी ने भी झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए राजबाला वर्मा के खिलाफ कई बार आरोप लगाया है। वो कई बार आरोप लगा चुके हैं राजबाला वर्मा के खिलाफ, सीबीआई की जांच की भी मांग कर चुके हैं बाबूलाल मरांडी ने तो राजबाला वर्मा के ऊपर यहां तक आरोप लगा दिया था कि राजबाला वर्मा ही थे जिसने लालू यादव के खिलाफ षड्यंत्र करके लालू यादव को चारा घोटाले में फंसवाया था। ये बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं। हालांकि ये खबर भी खूब फैली थी कि जब लालू यादव पहली बार चारा घोटाला में 1997 में जेल जा रहे थे तो राजबाला वर्मा रोई थी। उस समय लोगों को लगा था कि चूंकि लालू यादव के काफ़ी करीबी थी ये वर्मा जी, इसलिए लालू यादव के जेल जाने पर रोई थी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो इसलिए रोई हो क्योंकि उन्हें पता हो कि अब तो लालू यादव जेल जा रहे हैं इस केस में, तो हो सकता है कि भविष्य में उन्हें भी जेल जाना पड़े, तो इसलिए शायद वो रो रही हो। लेकिन इतने हाई प्रोफाइल लोगों के द्वारा राजबाला वर्मा के ऊपर इतने सारे आरोप लगाने के, मुख्यमंत्री तक, झारखंड के मुख्यमंत्री तक आरोप लगाए हैं, लेकिन इतने सारे आरोप लगाने के बावजूद उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं होता, ये बहुत बड़ा रहस्य है। ये होता है वॉशिंग मशीन का कमाल। अगर आपके अंदर क्षमता है कि आप सत्ता के साथ हमेशा चिपक करके रहें, हर कीमत पर चिपक करके रहें, तो आपका कोई बाल बाका नहीं उखाड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो भाजपा के ऊपर भी उठना चाहिए कि जिस भाजपा का बिहार का पूरा राजनीति लालू यादव और लालू यादव के चारा घोटाला के ऊपर निर्भर है, आज भी उसी पे केंद्रित है, उस चारा घोटाले के एक महत्वपूर्ण अधिकारी को भाजपा की सरकार के द्वारा मुख्य सचिव कैसे बना दिया जाता है और भाजपा की सरकार के द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। उनके पति, कार्रवाई तो दूर की बात है, उनके पति दो बार भाजपा के टिकट पर झारखंड से विधानसभा का चुनाव तक लड़ जाते हैं। चुनाव हारने के बाद उनको पोस्ट मोदी सरकार में दे दिया जाता है फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट में, और इसका जवाब बिहार की जनता को मिलना चाहिए, झारखंड की जनता को भी मिलना चाहिए। ये क्यों नहीं किया जाए, ये क्यों नहीं कहा जाए कि भाजपा का चरित्र कम से कम इस मामले में तो दोहरी है। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।